ओके गाइज, सो नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर। हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं गाइज। सो एनपीओ में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? वी हैव सीन द थियोरेटिकल पार्ट। हमने एनपीओ का थियोरेटिकल पार्ट देख लिया, हमने सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग कर लिया। नाउ जो एक्स्ट्रा चीज होती है एनपीओ में, जो बाकियों में नहीं होती है, वो है फंड अकाउंटिंग। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि मैं आज फंड अकाउंटिंग स्टार्ट करूंगा। अब इससे पहले कि हम ये समझे कि फंड अकाउंटिंग होता क्या है, तो ये पहले तो हमें ये समझना है कि फंड क्या होता है। ठीक है, सो गाइस, मैंने आपको क्या बताया था? दैट देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर अ एनपीओ। कौन कौन सा मेन सोर्स होता है? एक होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन इज द मेंबरशिप फीस जो रेगुलर मिलती है। इसके अलावा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? डोनेशन। ठीक है, ये दोनों जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है हर एनपीओ के लिए। ठीक, सो लेट्स टॉक अबाउट सब्सक्रिप्शन। या पहले बात करें डोनेशन या सब्सक्रिप्शन या फिर एनी अदर रिसिप्ट। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई पैसा एनपीओ को मिल रहा है तो वो उसकी इनकम हो जाती है। बट गाइज, एक चीज याद रखिएगा, दैट इफ एनी डोनेशन which has received for a specific purpose will not be treated as the income of NPO। मतलब क्या है? अगर किसी एनपीओ को कोई भी डोनेशन, कोई भी सब्सक्रिप्शन या कोई भी रिसिप्ट स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है तो वो इनकम नहीं होता है। सर मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे सब्सक्रिप्शन दिया, ठीक है, या फिर आपने मुझे मेरी एनपीओ को डोनेशन दिया। तो ये डोनेशन में अगर आपने डोनेशन देते वक्त ये नहीं बताया कि इस डोनेशन का क्या यूज है, मतलब वो उसके साथ कोई स्पेसिफिक कंडीशन अटैच नहीं है, आपने बोला सर मेरी इच्छा थी, मैंने आपकी एनपीओ को डोनेशन दे दिया, इसे हम बोलते हैं जनरल डोनेशन। लेकिन अब क्या हुआ? दिव्या ने क्या किया? दिव्या को आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग वगैरह से बहुत लगाव है, तो उसने बोला कि मैं एक ऐसे एनपीओ को डोनेशन देना चाहती हूँ जो बच्चों को हेल्प करे। किस चीज़ में हेल्प करे? कि वो ड्राइंग सीख सके, ये सब सीख सके। तो मुझे दिव्या ने क्या करा? डोनेशन दिया। किस चीज़ के लिए डोनेशन दिया? बोला सर आप कम से कम 100 बच्चों को कैनवस और स्केचेस लेकर दोगे। मैं डोनेशन दे रही हूँ, लेकिन डोनेशन के साथ पर्पस डिफाइन कर दिया। सो अब जब पर्पस डिफाइन कर दिया तो दिव्या ने जो मुझे पैसा दिया उसके साथ एक स्पेसिफिक पर्पस अटैच है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे एनपीओ की इनकम है, मैं जो चाहे इसका यूज़ कर सकता हूँ। इसका यूज़ मैं अपने हिसाब से नहीं कर सकता। इसका यूज़ मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कर सकता हूँ कि जो भी बच्चे होंगे, जो नीडी लोग होंगे, उनको मैं कैनवस और स्केचेस लेकर दूँ। ठीक है, तो व्हेन यू रिसीव्ड सम डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इट इज नॉट द इनकम ऑफ द एनपीओ, इट इज द लायबिलिटी फॉर द एनपीओ। तो इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आपको डोनेशन मिला और उसका पर्पस नहीं था, मतलब जर्नल पर्पस के लिए मिला। जर्नल पर्पस जर्नल पर्पस का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी स्पेसिफिक कंडीशन, जनरल पर्पस। या फिर आपको डोनेशन मिलेगा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो जो जनरल डोनेशन मिलता है, जनरल पर्पस के लिए मिलता है, वो क्या होता है? इट इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द एनपीओ। और क्योंकि ये इनकम है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसे क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख लेंगे। सिंपल, ये समझ में आया? लेकिन अगर मुझे डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, लाइक इधर, तो वो मेरी इनकम नहीं होगी, वो मेरे एनपीओ की लायबिलिटी होगी। सर लायबिलिटी कैसे हो गई? क्योंकि उसके साथ एक कंडीशन अटैच है। जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये मेरे एनपीओ का पैसा है। मुझे इसके लिए मुझे जो काम दिया गया है वो काम मुझे पूरा करना पड़ेगा, इसलिए वो मेरी क्या होती है?
लायबिलिटी होती है। और अगर ये लायबिलिटी है तो आप क्या करोगे, उसे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करोगे। अब तो सर आपने इतनी सारी चीजें तो बता दी, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि फंड क्या होता है। आप तो फंड अकाउंटिंग करवा रहे थे। तो गाइज मैंने आपको क्या बोला, डोनेशन जनरल पर्पस के लिए भी हो सकता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकता है। अगर जनरल पर्पस के लिए है तो इनकम है, और अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो लायबिलिटी है। अब गाइज जब आपको कोई चीज स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है, उसी को ही आप फंड अकाउंट, फंड उसका आप एक फंड बना लेते हो, उसी को ही फंड अकाउंटिंग बोलते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मुझे डोनेशन मिला, डोनेशन फॉर मशीन। तो इन्होंने क्या बोला, एक डोनेशन दिया मुझे किसी ने, बोला मशीन खरीद लेना, ये वाली मशीन, कोई पर्टिकुलर मशीन। तो मैं क्या करूंगा, ये जो डोनेशन मुझे आया है इसे मैं एक अकाउंट में डाल दूंगा, जिसको मैं बोलूंगा मशीन फंड अकाउंट। सो आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि फंड का मतलब क्या होता है, फंड का मतलब होता है एनी रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज ट्रीटेड एज अ फंड। और फंड क्या होता है, लायबिलिटी होता है, क्योंकि उसके साथ एक स्पेसिफिक पर्पस अटैच है, और उसे आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर लिखते हो। क्लियर है सर? हाँ। सर अगर वो डोनेशन का मशीन नहीं हो तो फिर हमारी मर्जी ना। नहीं, डोनेशन फॉर मशीन है तो देखो सुनो हर्षिता, ये ऐसा है कि उसने मुझे डोनेशन दिया मशीन खरीदने के लिए। वो मशीन कौन खरीदूंगा, मैं। यूज भी कहाँ होगा, मेरे एनपीओ में यूज होगा। पर याद रखो कि मैं उसे अपनी इनकम नहीं बोल सकता। हाँ, उस डोनेशन से जब मैं मशीन खरीद लूंगा तो वो मशीन मेरे एनपीओ की कहलाएगी। लेकिन जब तक खरीदता नहीं हूं ना, तो मैं उस फंड को, उस पैसे को अपना पैसा नहीं बोल सकता। और जिस दिन खरीद लूंगा तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब मैं ये बोलूंगा उस फंड से मैंने जो चीज खरीदी है वो हमारे एनपीओ की हो गई। सर पर जैसे आपने पहले वो कैनवस का एग्जांपल दिया, अब कौन सा, किसी हाँ। ने, हाँ, अब किसी ने पैसे दिए, अब उससे क्या पता हमने मतलब वो तो फिर हमारी मर्जी ना कि हमने वो कैनवस के ऊपर वो किए कि किसी जनरल पर्पस के लिए कर लिया, तो तो फिर उस बात पे यह है लीग। कि जो डोनेशन दे रहा है वो उसका यूटिलाइजेशन भी तो मुझसे पूछ सकता है। अब जैसे तुमने मुझे डोनेशन दिया, बोला सर आपकी एक एनपीओ है, डोनेशन ले लो। ठीक, एक बार तुमने मुझे पैसा दे दिया, अब तुम वापस आई, सर आपने उस डोनेशन का क्या किया। मैं तुम्हें बोलूंगा मेरी मर्जी है, तुमने तो डोनेशन दिया था, तुम्हारा काम खत्म। मतलब मैं उसको किसी भी चीज के लिए यूज कर सकता हूं। लेकिन दिव्या ने डोनेशन दिया मुझे स्केचेस के लिए, स्केचेस और कैनवस के लिए। तो मुझे पास वो पैसा आ गया, लेकिन अब वो मुझसे पूछ सकती है सर पैसे का क्या किया। मैं उसको ये नहीं बोल सकता दिव्या तुमने पैसा दे दिया, तुम्हारा काम खत्म। वो बोलेगी नहीं सर, मैंने पैसा स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया था, वो पर्पस सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है वो मुझे बताओ। उसका पूरा हक बनता है। हाँ, एक बार मैंने वो काम कर लिया और उसका प्रूफ मैंने इसको दे दिया, अब वो मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है। ठीक है, जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल में हर चीज डोनेट की हुई है, आपने देखा होगा हर चीज के ऊपर लिखा हुआ होगा डोनेटेड बाय हांगकांग वाले ये पर्सन एंड वगैरह वगैरह। तो उन्होंने आपको फंड दिया था तो वो फंड आपका ही हो गया, लेकिन वो फंड किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए था, उसका यूज हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही कर सकते हैं। सॉरी पर अगर वो नहीं करें हम उसके लिए, नहीं, मतलब हमने sketch हाँ किए नहीं तो करा ना, देखो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यूटिलाइजेशन मुझे करना है। तो जैसे तुम बोल रही हो ना हर्षिता, तो एनपीओ जो है ना वो गड़बड़ करती हैं इस पैसे में, लेकिन उनको यूटिलाइजेशन दिखाना पड़ता है। और अगर ये प्रूफ हो गया कि उस एनपीओ ने वो सही यूटिलाइज नहीं किया है, तो जो डोनर है वो उनके ऊपर क्लेम कर सकता है, अपना डोनेशन वापस भी मांग सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सारा डाउट क्लियर? बढ़िया। ओके, सो हमने क्या बोला कि जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिलता है उसी को ही हम फंड बोलते हैं, और इस फंड की अलग से अकाउंटिंग होती है। अब इस फंड का हमें करना क्या है, जो जनरल डोनेशन मिला उसे तो सीधा हमने क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिया, लेकिन जो फंड मिला इसे हमने लायबिलिटी साइड में डाल दिया। अब आपको क्या याद रखना है, दैट एनी एक्सपेंस or income related to this
will be deducted and added in this fund only। मतलब क्या है? मतलब किसी ने मुझे डोनेशन दिया तो मैंने तो इसको सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके लिख लिया। अब इसमें से मैं कोई सा भी एक्सपेंडिचर कर सकता हूं, लेकिन इसके साथ क्या होगा? जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए करा है, हमारी बैलेंस शीट बन रही होगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर, लायबिलिटी साइड पर मैं क्या करूंगा? वो फंड लिख लूंगा यहाँ पर, जो भी मुझे डोनेशन मिला है। अब कोई इस फंड से रिलेटेड अगर एक्सपेंस होगा, जैसे मुझे दिव्या ने किसके लिए दिया था? स्केचेस एंड कैनवास के लिए। तो जैसे जैसे मैं एक्सपेंस करता जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? इसी फंड में से माइनस करता जाऊंगा। ठीक है, इसी फंड में से माइनस करता जाऊंगा। और अगर एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ बचेगा अमाउंट, तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर ही दिखता रहेगा, उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे। सिमिलरली इस फंड से रिलेटेड कोई इनकम हो गई मुझे, कोई दूसरी इनकम नहीं, इस फंड से रिलेटेड इनकम। सर फंड से रिलेटेड इनकम कैसे होगी? एक्सपेंस तो समझ में आ गया, इनकम कैसे होगी? अब जैसे दिव्या ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे, मैंने उसको बैंक में रखा, अभी तक मैंने बांटना शुरू नहीं किया है, तो क्या होगा? बैंक में पड़ा है तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये इंटरेस्ट किसके ऊपर मिला है? इस 50,000 के ऊपर ही मिला है, और ये इस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है, तो ये इनकम भी उसी में ऐड हो जाएगी। इसको आप उस अलग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्लस और माइनस नहीं करोगे। इफ देयर इज एनी इनकम रिलेटेड टू द फंड will be added in the fund in the liability side, and if there is any expense related to the fund will be deducted from the fund in the balance sheet, और कोई भी remaining amount बचेगा वो balance sheet में आप दिखाते रहोगे। ठीक है, तो फंड अकाउंटिंग टीचर्स जो है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स करके समझाते हैं। फंड अकाउंटिंग सिंपल है, आपको कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन मिल रहा है वो फंड बन जाएगा, उसे आप बैलेंस शीट में कहां पर लिख लोगे? लायबिलिटी साइड में लिख लोगे। फिर क्या करेंगे? इस फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम या एक्सपेंस होगा तो आप बैलेंस शीट में ही इस फंड में प्लस या माइनस करोगे। अगर एक्सपेंस है तो माइनस, इनकम है तो प्लस। बस यही फंड अकाउंटिंग है, बस यही फंड अकाउंटिंग है और कुछ भी नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? चलिए इसका एग्जाम ये नोट कर लीजिए, अगर आपको ये नोट करना हो तो। इतना चलिए आगे बढ़े। तो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई। क्या सिंपल सी चीज बताई? इसको पहले हटा दो, कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिल रहा है तो वो लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे, और उस पर्टिकुलर डोनेशन से अगर कोई फंड, वो उसका फंड बन जाएगा और उससे कोई इनकम और एक्सपेंडिचर हो रही है तो हम क्या करेंगे? उसको उसी फंड में प्लस या माइनस कर देंगे। अब गाइस आप याद रखिएगा कि जो डोनेशन आपको मिलता है, जो डोनेशन आपको मिलता है, आपको देखना पड़ेगा कि वेदर दैट डोनेशन इज रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इट इज, या फिर इट इज रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है या कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, उसके कारण थोड़ा सा अकाउंटिंग में चेंज आ जाता है। अब सर ये क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? गाइस रेवेन्यू का मतलब हमें पता है, जो रेगुलर एक्सपेंसेस, रेगुलर चीज़ें होती हैं हमारी, रेगुलर आइटम्स ऑफ एनपीओ। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड असेट्स। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपको जो डोनेशन मिलेगा, आप देखो वो जो डोनेशन है, क्या उस डोनेशन से कोई फिक्स्ड असेट्स क्रिएट हो रहा है? जैसे मुझे तुमने डोनेशन दिया मशीन के लिए, तो क्या इससे मशीन क्रिएट होगी मेरे एनपीओ की? यस, तो ये कैपिटल नेचर का डोनेशन हो जाएगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब जैसे दिव्या ने मुझे डोनेशन दिया था, किस चीज के लिए दिया था? उसने दिया था कैनवस और स्केचेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए।
क्या इस डोनेशन, जो दिव्या ने मुझे डोनेशन दिया, क्या इससे मेरे एनपीओ का कोई फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट होगा? नहीं क्रिएट होगा, है ना। तो ये कौन से नेचर का हो जाएगा? ये रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। तो आपको डोनेशन, जो आपकी फंड अकाउंटिंग होती है ना, उसमें भी डिपेंड करता है कि वेदर जो पैसा मिल रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिल रहा है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मिल रहा है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है ना, तुलसंस स्पोर्ट्स क्लब, ये एक एनपीओ है, ठीक। मुझे डोनेशन मिला, डोनेशन फॉर द टूर्नामेंट। मतलब क्या, किसी पर्सन ने मुझे डोनेशन दिया कि मेरे पापा के नाम पर आप एक टूर्नामेंट कराइए, मेरे पापा के याद में आप एक टूर्नामेंट करवाइए, मैं आपको डोनेशन दूंगा, ठीक है। तो अब बताइए कि ये जो डोनेशन मुझे मिला है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिला है या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मिला है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो भी चीज़ होगी इससे कोई फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट नहीं होगा। आपका स्पोर्ट्स क्लब है, टूर्नामेंट करवाना आपका रेगुलर काम है और ना ही कोई फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? दिस डोनेशन इट इज फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा डोनेशन मुझे मिला, डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेग्राउंड। किसी ने डोनेशन दिया कि आप एक प्लेग्राउंड बनवाइए अपने स्पोर्ट्स क्लब के लिए। ये रेवेन्यू नेचर का होगा कि कैपिटल नेचर का होगा? कैपिटल नेचर का होगा। क्यों कैपिटल नेचर का? क्योंकि इससे आपका एक फिक्स्ड एसेट क्रिएट हो रहा है, तो इट इज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आई थ्योरेटिकल पार्ट? तो मैंने आपको क्या बताया? एनी रिसिप्ट or donation for specific purpose is known as fund। दूसरी चीज मैंने क्या बताया? फंड इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। फिर हमने क्या बोला कि एनी इनकम और एक्सपेंस related to the fund will be added or deducted from the fund in the liability side। चीज हमने क्या बताया कि the fund accounting depends on whether the fund is for revenue expenditure or for capital expenditure, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है और कैपिटल क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। सो नाउ हम लोग शुरू करेंगे, फंड अकाउंटिंग करना शुरू करेंगे। लेकिन फंड अकाउंटिंग में भी मैंने आपको दो बोला, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। तो पहले स्टार्ट करते हैं फंड अकाउंटिंग फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, है ना। पहले मतलब हम कौन से फंड अकाउंट में से देख रहे हैं? जिससे कोई भी फिक्स एसेट क्रिएट नहीं होगा। इतना क्लियर है सबके माइंड में? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत थ्योरी हो गया। हाँ बोलो अर्शद। इसमें जो आपको इनकम होगी वो उसको भी देखेंगे कि वो रेवेन्यू है या कैपिटल है? नहीं, वो नहीं देखेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये इनकम क्या फंड से रिलेटेड है। तो ये मत देखो कि वो रेवेन्यू नेचर की कैपिटल। इफ इट इज रिलेटेड टू फंड में ऐड कर दो, और अगर कोई एक्सपेंस है वो फंड से रिलेटेड है तो माइनस कर दो। सिंपल, कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए, तो एक क्वेश्चन से ही आपको बताता हूँ, आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है बुक में। ये शायद पुरानी बुक का नंबर होगा, नई बुक मुझे नहीं पता है, पर आपको दिख जाएगा। नहीं भी तो यहाँ देख लो। अब देखो यहाँ पर क्या है, हाउ आर द फॉलोइंग केसेस डेल्ट विथ। मतलब ये हमको कुछ केस दिया, बोला इसको कैसे डील करोगे। दो केस है, केस 1, ये इधर केस 1 है और ये केस 2 है। मतलब ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इनको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखें कैसे सॉल्व होगा। चलिए आइए। हमने क्या देखा? देखो,
यहाँ पर फॉर केस 1 में देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, प्राइज फंड। प्राइज फंड मतलब ऑलरेडी आपके पास एक फंड रखा हुआ है, ठीक। फिर क्या बोला, प्राइजेस पेड, आपने प्राइजेस को पे किया ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्या लिखा हुआ है, मैच एक्सपेंसेस, ठीक है, आपने कुछ मैच वगैरह करा है उसके एक्सपेंसेस है। अब बोला इसको आप कैसे शो करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, दो चीजें बनती हैं, एक आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्मेट क्या होगा, इस साइड डेबिट साइड पर एक्सपेंडिचर होंगे, एक्सपेंडिचर, एक मिनट के ऊपर फॉर्मेट है मेरे पास, ये भी हटा देता है। चलिए ये एक्सपेंडिचर हो गया, और क्या बनता है, एक आपकी बैलेंस शीट बनती है, इसको मैं बैलेंस शीट नाम दे देता हूं। ये दो चीजें हैं हमारे पास। अब मुझे ये बताइए केस नंबर 1 में ये प्राइस फंड को हम कहां पर लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में। हमने क्या डिस्कस करा अभी, अगर कोई फंड है तो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, वेरी गुड। बैलेंस शीट में कहां पर, लाइबिलिटी साइड में, बिकॉज फंड इज अ लाइबिलिटी। तो मैं क्या करूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ भी नहीं लिखूंगा, सीधा कहां जाऊंगा, सीधा जाऊंगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड पर यहां पर लिख लूंगा प्राइस फंड। इनर कॉलम में कितना अमाउंट दिया है, 5000, ये लिख लिया 5000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्राइजेस पेड। तो अभी हमने क्या डिस्कशन करा, इफ देयर इज एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू दिस फंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फंड इन द लाइबिलिटी। तो इसको, ये प्राइजेस पेड है तो हमारा एक्सपेंस, पर हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फंड से रिलेटेड है तो इसकी अकाउंटिंग अलग होगी, फंड में से ही होगी। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, यहां पे लिखेंगे माइनस प्राइजेस पेड। प्राइस पे करा था 1200 माइनस 1200, आउटर कॉलम नहीं, अभी यहाँ पर नहीं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मैच एक्सपेंसेस। कोई बताएगा मुझे मैच एक्सपेंसेस क्या होगा, का क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। क्यों, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, ये मैच एक्सपेंसेस को भी प्राइस फंड में से माइनस कर देते हैं। पर आपको याद रखना है, जो आपको फंड मिला है ना, वो मैच के लिए नहीं मिला है। आपको फंड किस चीज के लिए मिला है, प्राइजेस के लिए मिला है, तो आप उसका यूटिलाइजेशन भी प्राइजेस के लिए ही करेंगे, मैच के लिए मुझे नहीं मिला है। मैच, अगर मैच के लिए मेरे पास कोई फंड नहीं है, इट मींस वो मेरे बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, और नॉर्मल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर साइड में यहाँ पर टू मैच एक्सपेंसेस करके अलग से लिखकर आएंगे, उसका फंड से कोई भी रिलेशन नहीं है। 1500, ठीक है। सो कहानी क्या हुई, इधर 5000 का फंड था जिसमें से सिर्फ 1200 यूटिलाइज हुआ, मतलब क्या करेंगे, 1200 यहाँ पर, 3800 हम लोग यहाँ पर बैलेंस लिख कर आ जाएंगे, और बाकी जो 1500 था उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अलग से लिख कर आ जाएंगे। समझ में आया, समझ में आया। नाउ अब जो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना गाइस, हाउ आर द फॉलोइंग केसेस डेल्ट विद, इसको शो करने का दो तरीके हैं। एक तो जैसा मैंने किया है अकाउंट बना के, दूसरा सब्जेक्टिव टर्म है, मतलब आप लिख कर आ जाओ स्टेटमेंट में। तो वो भी मैं बता देता हूं क्योंकि कहीं पर आपको दिखेगा, तो वो क्या बोलेगा, ऐसे आप इसका आंसर ऐसे दे सकते थे, दैट प्राइस फंड will be shown on the liability side rupees 5000 and price expenses will be shown in the liability side after deducting the price paid at rupees 3800. Match expenses will be shown in the income and expenditure account on the debit side रुपीज 1500। ऐसे, तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे शो करो या फिर आप ऐसे शो करो। मैं हमेशा ये अकाउंट बना के करता हूँ, उससे क्या है, याद रहता है थोड़ा लॉजिकल तरीके से, और कुछ नहीं। समझ में आया। सो कैसे नोट करना है वो देख लो। एक और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा,
चलिए आगे बढ़े, बढ़िया। अब केस नंबर 2 करते हैं। अब ध्यान से पहले देख लेते हैं गाइस क्या दिया हुआ है केस नंबर 2 में। हमको क्या दिया हुआ है? फंड दिया है। कौन सा फंड दिया हुआ है? मैच फंड। तो फंड का क्या करते हैं हमें पता है। फिर क्या दिया हुआ है? एक्सपेंसेस। कौन से? मैच एक्सपेंसेस। तो ये मैच एक्सपेंसेस इसमें से माइनस हो जाएंगे, हमें पता है, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है? मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो याद रखिए मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था इफ देयर विल बी एनी एक्सपेंस related to this fund will be deducted from the fund। तो कोई एक्सपेंस होगा तो फंड में से माइनस करेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? मैच फंड इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट हमारे एक्सपेंसेस होते हैं? नहीं होते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है। तो मैंने आपको ये बोला था फंड अकाउंटिंग करते वक्त एक्सपेंसेस को फंड में से माइनस करना है। यहां तो एसेट बन रहा है, एसेट बन रहा है तो आप इसको फंड में से माइनस नहीं करके इसको अलग से बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करोगे। समझ में आया? ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इनकम है। क्या ये इनकम मैच फंड से रिलेटेड है? हाँ रिलेटेड है, भले इनडायरेक्टली है। अब बोलेगा, कोई बोलेगा सर ये तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, पर ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से बने थे? मैच फंड से ही तो बने थे। इट मीन्स ये जो इंटरेस्ट मिला है ये भी मैच फंड से रिलेटेड है, तो ये फंड में जाकर प्लस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट में प्लस नहीं होगा, फंड में जाके प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनकम है, एसेट नहीं है। समझ में आया? उसके बाद लास्ट में क्या दिया हुआ है? प्राइजेस पेड। अब प्राइजेस पे करें, ये एक्सपेंस है। क्या प्राइजेस मैच फंड से रिलेटेड है? नहीं। अब हो सकता है कोई स्टूडेंट मुझे बोलता है सर मैच में ही तो प्राइज मिलता है। अरे दादा फंड अकाउंटिंग ऐसे नहीं होती है। फंड अकाउंटिंग में आपको देखना है कि फंड किस चीज के लिए मिला है। मैच के लिए मिला है ना, तो मैच के खर्चों के लिए यूज होगा। यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है प्राइजेस। प्राइजेस में ये फंड ऐड नहीं, फंड में ये प्लस या माइनस नहीं होगा। इट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एक्सपेंडिचर। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? देखिए, आप बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखोगे? मैच फंड। देखें कितना मैच फंड मिला था हमें? 10,000। तो हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर 10,000 लिख लिया। उसके बाद क्या है? मैच एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मैच से रिलेटेड है तो ये इसी में से माइनस हो जाएगा, माइनस मैच एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंस हैं? 3,500 माइनस 3,500। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद दिया मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो मैंने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट एसेट है, एक्सपेंस नहीं है, तो वो इसमें से माइनस नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे? आप इसे बैलेंस शीट में इधर एसेट साइड पर अलग से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैच फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना है मैच फंड इन्वेस्टमेंट? 6,000 अलग से। और फिर क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 300। यस, दिस इज रिलेटेड टू मैच फंड, तो इसको यहां पर प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। सो हमने क्या करा? हाँ, यहाँ पर इंटरेस्ट प्लस कर देंगे 300। और उसके बाद क्या था? प्राइजेस पेड। अब ये सेपरेट एक्सपेंसेस है तो हम इसको यहाँ पर दिखाएंगे टू प्राइजेस पेड। था 1900। यस 1900। इस तरीके से ये कुछ शो होगा और आपकी बैलेंस शीट में अब आउटर कॉलम में कितना दिखेगा? 1800। समझ में आया? हाँ। ये जो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड है उसको तो हमने लायबिलिटी में ही प्लस कर दिया।
हाँ फिर हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, पर चलो जो हमें इंटरेस्ट मिला वो, हाँ। ओके ओके, अब समझो। समझो फॉर एग्जाम्पल तुमने मुझे लोन दिया, है ना, 10,000 का लोन लिया, दिया, बोला सर मैं इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लूंगी, ठीक। 1 साल बाद तुम मुझसे कितना पैसा लोगी? मैंने बोला तुमने मुझे लोन दिया 10,000 का और बोला सर मैं 10% का इंटरेस्ट लूंगी। 1 साल बाद जब तुम मुझसे पैसे लेने आओगी तो कितना पैसा लोगी? 10,000? कितना लोगी? इंटरेस्ट और जो अमाउंट है वो। हाँ, तो तुम क्या करोगी? बोलोगे सर चलो 11,000 रुपये दो। मैं बोलूँगा 11,000 क्यों सर? मेरे को क्या एड़ा समझा है क्या? 10,000 का लोन दिया था, 10% का इंटरेस्ट, 1,000, चलो 11,000 रुपये डीले करो। सिमिलरली किसी ने अगर मुझे डोनेशन दिया, बोलेगा कि ये डोनेशन मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कर रहा हूँ। अब आपने उस डोनेशन को यूज़ नहीं किया तो आपकी गलती है ना, आपको यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि आपको डोनेशन, सामने वाला बोल रहा है कि मैं तुम्हें डोनेशन दे रहा हूँ यूज़ करने के लिए, तो यूज़ करो। तुमने यूज़ नहीं करा, बैंक में पड़ा रहा, उसके ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट मिला, तो वो जो इंटरेस्ट मिला वो तुम अपनी इनकम थोड़े ना मानोगे, वो भी उस डोनर की ही इनकम होगी ना, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो तुम कमा रहे हो वो डोनर के फंड से ही तो कमा रहे हो। डोनर ने तुम्हें इंटरेस्ट कमाने के लिए थोड़ा ना डोनेशन दिया था, उसने तो तुम्हें एक्सपेंसेस के लिए डोनेशन दिया था। तो अगर कोई इस डोनेशन से रिलेटेड एक्सपेंस हो रहा है वो भी उस डोनेशन का पार्ट बन जाएगा, तो इसलिए वो भी मेरी इनकम नहीं है, उसे भी मैंने फंड में ही जोड़ दिया, तो मेरा फंड बढ़ गया। जैसे मैं तुम्हारा डेटर था तो तुम्हारा 10,000 का डेटर था, प्लस 1,000 हो गया, 11,000 का डेटर बन गया। ऐसे ही फंड के साथ भी है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, ये क्लियर है? तो एक क्वेश्चन अब आप करके देखिए, प्रॉपरली करिएगा गाइस। सर ये जो थर्ड दिया हुआ है मैच फंड बैंक बैलेंस, इसका क्या होगा? बैंक बैलेंस क्या होता है? अपना एसेट होता है, तो इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पर अलग से दिखाएंगे। सो गाइज ऑलमोस्ट सबने सही कर लिया है। तो देखो कैसे शो होगा, कुछ इस तरीके से शो होगा, है ना। सो गाइज एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्लीज आप लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल मत करिएगा। क्यों टोटल नहीं करेगा? बिकॉज आप बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो, आप सिर्फ ये दिखा रहे हो कि ये पर्टिकुलर आइटम बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये जो बैलेंस शीट बन रही है ये एक्चुअली बैलेंस शीट नहीं है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब हम बैलेंस शीट का एक पार्ट शो कर रहे हैं, तो टोटल करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल कभी होगा ही नहीं, बिकॉज आप सारी बैलेंस शीट थोड़ा ना, पूरी बैलेंस शीट थोड़ा ना बना रहे हो। इज इट क्लियर? जस्ट प्रेजेंट द आइटम इन द बैलेंस शीट इन द वे इट शुड बी शोन, बाकी छोड़ दीजिए। ग्रेट गाइस, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक ट्विस्टेड क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं वो हम कितना कर पाते हैं। ओके गाइस, मैं चाहता हूं इसके पहले कि ये क्वेश्चन मैं करूं, आप एक बार ट्राई करो इसको। तो इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी क्या है, मतलब क्यों मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये अलग क्वेश्चन है, ताकि आपको वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ सके। सो जस्ट एक बार रफली फटाफट ट्राई करिए, भले फेयरली मत बनाइए बट ट्राई करिए। समझ में आया इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जब आप मैच फंड में सारी चीजें प्लस माइनस कर रहे हो तो आपका आंसर माइनस में आ रहा है। ठीक है, चलिए देखें, आइए साथ में करते हैं। सो यहाँ क्या करता हूँ मैं, ये बना लेता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, मैच एक्सपेंसेस पेड दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं क्वेश्चन को पहले ही पढ़ चुका हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पास फंड रखा हुआ है।
तो मैं स्टार्ट करूंगा मैच फंड से, लाइबिलिटी साइड में मैच फंड। कितना मैच फंड दिया हुआ था मुझे? 24,000। उसके बाद क्या हुआ? मुझे डोनेशन, देखिए थर्ड वाला पॉइंट, डोनेशन मिला मैच फंड से रिलेटेड। तो डोनेशन मिला है तो ये इनकम है, और ये फंड से रिलेटेड ही है तो इसी में प्लस हो जाएगा। कितना डोनेशन मिला? 40,000। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट देखिएगा, इस फोर्थ वाला क्या लिखा है? प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट। मतलब आपको एक फंड मिला है मैच करवाने के लिए, अब आप मैच करवा रहे हो तो मैच की टिकट्स आप बेच रहे होंगे, उससे आपको इनकम मिली। अब ये इनकम भी मैच फंड से रिलेटेड है या नहीं है? रिलेटेड है। क्यों? हाँ रिलेटेड है हर्षल, रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? जैसे मैं अगर एक टूर्नामेंट करवा रहा हूं और टूर्नामेंट में मैं टीम से एंट्री फीस ले रहा हूं कि भैया अगर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है आपको तो आप एंट्री फीस लीजिए, तो ये भी तो उसी टूर्नामेंट का से रिलेटेड है, उसी फंड से रिलेटेड है। समझ में आई बात? ठीक है। जैसे जैसे तुमने हर्षल, तुमने एक टूर्नामेंट करवाया, ठीक है, मैंने बोला हर्षल मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे रहा हूँ, टूर्नामेंट करवाओ, जैसे करवाना हो तुम्हारी मर्जी है। तो तुमने क्या सोचा? चलो ठीक है सर पैसे दे रहे हैं, थोड़ा सा और पैसे में जो टीम से हैं या फिर जो लोग देखने आएंगे उनसे भी मैं कुछ कलेक्ट करूंगा। तो ये जो तुम कमा रहे हो कलेक्ट, वो टूर्नामेंट से करवा रहे हो। ये टूर्नामेंट करवा कौन रहा है? मेरे पैसे से हो रहा है। तो ये जो रिसिप्ट मिली है टिकट्स की, वो भी इस फंड से रिलेटेड होगी। तो प्रोसीड मतलब क्या है? पैसा मिला फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट, तो ये भी इसी फंड से रिलेटेड है, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा। प्रोसीड फ्रॉम टिकट्स 1000। यहां तक किसी को डाउट नहीं? उसके बाद क्या हुआ? अब मैच के एक्सपेंसेस हुए, फर्स्ट वाले मैच के एक्सपेंसेस इस चीज में से माइनस कर देंगे। मैच एक्सपेंसेस कितने मैच के एक्सपेंसेस हुए? 1,02,000। अब जब आपने इसका टोटल करा, तो आपका आंसर माइनस में आ गया। मतलब क्या हुआ कि जितना डोनेशन मिला था उससे ज्यादा का खर्चा हो गया। ठीक है। तो जैसे एक डोनर ने आपको डोनेशन दिया कि भैया मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे रहा हूँ, एसी खरीद लेना, है ना, अपने एनपीओ के लिए एसी खरीद लेना, 20,000 रुपये दिए। अब एसी का खर्चा ज्यादा आ गया, 22,000 रुपये आ गया, तो मैं डोनर को थोड़ा ना बोलूंगा कि मुझे 2,000 और दे। डोनर ने तो अपनी मर्जी से दिया है, ठीक है, उसने बोला मैं 20,000 दे रहा हूँ, उसको मशीन के लिए लगाना, एसी के लिए लगाना। अब अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है तो हम डोनर को थोड़ा ना बोलेंगे चल भाई 2,000 रुपये और दे। वो बोलेगा भैया डोनेशन है, मर्जी से जितना दूंगा, पर तूने ही तो बोला एसी खरीदना, तो एसी कम वाली खरीद लेता। मैंने बोला था कि बड़ी वाली खरीद, तूने ज्यादा वाली खरीदी है। तो अगर खर्चा ज्यादा हुआ है तो वो खर्चा भी कौन बियर करेगा? एनपीओ ही बियर करेगा। सो ये जो एक्सेस एक्सपेंडिचर हो गया है 23,000 का, ये एक्सपेंस कौन बियर करेगा? फर्म बियर करेगी। और फर्म के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं गाइस, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। मतलब अब मैं क्या करूंगा? मैं इधर लिख लूंगा ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 23,000 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा और यहाँ आउटर कॉलम में 0 आ जाएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड पर मैं यहाँ लिखूंगा टू एक्सेस मैच एक्सपेंसेस 23,000। क्यों? क्योंकि खर्चा अगर ज्यादा हो गया तो ये हमारा एनपीओ ही बियर करेगा, और एनपीओ के जो खर्चे होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही जाते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मतलब क्या यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि इफ आफ्टर डिडक्टिंग द फंड एक्सपेंसेस, if after deducting the fund expenses the balance is positive, तो हम क्या करेंगे? उसको लायबिलिटी साइड पर ही रिकॉर्ड करते लिख के रखेंगे, लायबिलिटी साइड में रखेंगे बैलेंसिंग फिगर। जैसे ऊपर वाले में हुआ था, यहाँ पर पॉजिटिव आया था 77380, तो लायबिलिटी साइड में ही लिख के रखा था। बट इफ आफ्टर डिडक्टिंग द फंड एक्सपेंसेस the balance
इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ में आया? ठीक है। सो लेट्स समराइज, ये वाली चीज समराइज कर लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। तो मैंने आपको क्या करवाया था, मैंने आपको शुरू करवाया फंड अकाउंटिंग फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये इसकी समरी बना रहे हैं हम लोग, अकाउंटिंग फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, एनी फंड विल बी shown in the liability side of balance sheet. Second point, any donation further received will be added to the fund in the liability side of the balance sheet. मतलब कोई और आगे और फंड मिला तो उसको भी उसी फंड में ऐड कर देंगे। तीसरा हमने क्या लिखा, एनी इनकम रिलेटेड टू फंड विल बी एडेड टू द फंड इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। चौथा क्या समझा, एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू फंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फंड इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। पांचवा क्या समझा, इफ देयर इज एनी एसेट रिलेटेड टू फंड इट विल नॉट अफेक्ट द फंड रिटर्न separately the asset side of the balance sheet, है ना। जैसे इन्वेस्टमेंट था तो उसको हमने फंड में प्लस या माइनस नहीं करा था, उसको सेपरेटली दिखाया। जैसे बैंक बैलेंस था जो हर्षिता ने पूछा, तो वो बैंक बैलेंस भी एसेट था, उसको हम फंड में प्लस माइनस नहीं करेंगे, सेपरेटली शो करेंगे। और लास्ट में हमने ये 2 पॉइंट जाने, क्या लिखा, दैट इफ आफ्टर डिडक्टिंग, ये मैं यहां से कॉपी करके ले आता हूं, इफ आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, अगर बैलेंस पॉजिटिव आता है तो लायबिलिटी साइड पर लिखेंगे, और अगर 7वां पॉइंट क्या समझा, इफ द बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंस इज नेगेटिव, तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है गाइस, तो हमने क्या सीखा, ऐसा फंड अकाउंटिंग सीखा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए हो रहा था। आप देखिए जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए, मैच फंड, इससे कोई फिक्स एसेट क्रिएट नहीं हो रहा था। उसके बाद ये मैच फंड था, टूर्नामेंट फंड था, प्राइज फंड था, तो इन सब से क्या हो रहा था, कोई फिक्स एसेट्स नहीं क्रिएट हो रहा था। तो ये सारे रूल किससे रिलेटेड है, दीज ऑल रूल्स आर रिलेटेड टू फंड अकाउंटिंग फॉर द फंड रिसीव्ड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मींस ऐसा फंड, ऐसा डोनेशन जिससे कोई फिक्स एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। एम आई क्लियर ऑन दिस? ये जो मैंने 7 पॉइंट लिखे ना गाइज, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये मैंने पूरी इस फंड अकाउंटिंग फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समराइज करके लिखा है कि किसको कहां पर लिखना है। समझ में आया? तो आज वैसे तो मुझे अभी टाइम है हमारी क्लास में, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे स्टार्ट करना है, बट मुझे नहीं लगता कि झेल पाएंगे हम लोग, बिकॉज वो एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट दैट न्यू कॉन्सेप्ट इन द न्यू क्लास। ठीक है, नाउ किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम।